चलो मसालों वाली बात आई तो मैं और बताता हूँ। ये अंग्रेज आए अपने देश में मसालों के चक्कर में थे। कल बताई थी मैंने शायद बात, कल नहीं बताई थी क्या? अंग्रेज अपने देश में किस चक्कर में आए थे? मसालों। मैं बताता हूँ, देखो किसी टाइम में यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उस साम्राज्य का नाम था रोमन। कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य। बहुत पैसे थे रोमन साम्राज्य वालों के पास। तब ये रोमन साम्राज्य वाले अपने भारत आते, सीधे वहां से जहाज इनके आते साउथ इंडिया। इनके जहाज कहाँ थे? साउथ इंडिया में इनके जहाज आते और साउथ इंडिया से लेके जाते मसाले। क्या लेके जाते? मतलब इतने पैसे वाले थे कि ये कहते हैं जब ये अपने से मसाले लेते तो अपने कहते भाई बदले में क्या लोगे, कौन सी चीज दें बदले में? अपने वाले कहते बदले में हम केवल सोना लेंगे। क्या लेंगे? भारत में सोने से प्यार खूब रहा है, आज से नहीं है, पहले से सोने से प्यार रहा, इसलिए कहा हम बदले में केवल क्या लेंगे? सोना। इसलिए वो सोने का भरा हुआ जहाज उतारते और मसाले भर के लेके जाते। सोने का भरा हुआ जहाज उतारते क्या लेके जाते? कभी एक बंदे का नाम सुना हो तो आपने, नीरो। नाम सुना है? नहीं सुना कभी? जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो रोम का एक राजा हुआ था, जिसके लिए कहते हैं भाई रोम में तो लोग भूखे मर रहे हैं, रोम की जनता बेचारी तड़फ रही है कि खाने के लिए कुछ ही नहीं है। और नीरो की पत्नी उधर डेली दूध से नहाती थी। कि जब रोम जल रहा था तो नीरो क्या कर रहा था? बांसुरी। भाई बाकी सारे लोग अपने आंखों के सामने को आदि भूख मरे और अपने बैठ के यार मस्ती से होटल में खाना खाए, तो वही बात हो गई ना कि यार आपको तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। तो नीरो रोम का राजा था। तो नीरो ने रोम वालों को कहा कि रोम वालों ये क्या तरीका है, मैंने सुना है यार तुम मसालों के लिए और वहां पे सोना दे दे के आते हो, आज के बाद में यदि किसी ने मसालों के लिए इंडिया वालों को सोना दिया मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। ये कोई बिजनेस होता है? अपने घाटे में है, उनका फायदा हो रहा है, उसके बावजूद रोम वालों उनका लाएंगे मसाले तो। इसलिए वो इंडिया से मसाले लेने के लिए आते और अपने को बदले में क्या देके जाते? एक इतिहासकार वह आगे आप और पढ़ोगे नाम, प्लीनी। कौन इतिहासकार वह? प्लीनी एक जगह लिखता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, पूरी दुनिया का सोना पूरी, पर भारत में जाके दफन हो जाता है। भारत में एक बार किसी के पास सोना चला जाए वो उसको निकालता, बाकी सब जगह भाई वो कहते हैं रोम वालों ने मिस्र वालों को दिया, मिस्र वालों ने यूनान को दे दिया, यूनान वालों ने रूस को दे दिया, आपस में एक दूसरी जगह सोना जाता रहता है। लेकिन एक बार भारत वालों के पास चला गया उसके बाद में सोना क्या हो जाता है? सोने के बारे में तो अपने आप भारत में एक और यात्री आया था, मैगस्थनीज। ये तो नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो मैगस्थनीज ने क्या हुआ, अपने यहाँ इंडियंस को देखा कि अपनी महिलाएं भर भर के सोना पहनी हुई, नाक में कान में सब जगह सोना पहना, हाथों में पैरों में। तो उसने बेचारे ने पूछा अपने वालों से इतना सोना लाए कहां से तुम? अपने क्या जनता को फेंकने की आदत सबको रहती है। अपने वालों को तेरे को नहीं पता? मुझे क्या पता, क्या और किसी को नहीं बताएगा? उसने नहीं बताऊंगा, बता दो। उसने कहा जो चिंटियां होती है ना, चिंटी 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 समझ गए, कीड़ी जो चिंटी होती है, हाँ अंडे देती। तो मैगस्थनीज अपनी बुक में लिख के गया है कि भारत में ऐसी चींटियां पाई जाती है जो कैसे अंडे देती है। अपने बड़ा टोपी उठा गया कोई बाबड़ा भोला आदमी था, लिख गया। उसको लगा यार इतना सोना आया तो अंडे अंडे होंगे यार कहीं ना कहीं से। तो अब सोने का देख लो अपने क्या क्रेज था। तो रोम वाले अपने को सोना देते, अपने से क्या लेके जाते? मसाले। साउथ इंडिया से कहां से लेके जाते? साउथ इंडिया में अपने मसाले होते भी हैं ज्यादा, तो वो वहां से लेके जाते। कालांतर में रोमन एम्पायर कमजोर हो गया। रोमन एम्पायर के दो टुकड़े हो गए, एक की राजधानी तो होगी रोम, एक की राजधानी होगी कुस्तुनतुनिया। कौन सी राजधानी होगी? जिसको आजकल आप कहते हो इस्तांबुल। क्या बोलते हो? टर्की। टर्की देश है, टर्की। टर्की देश का एक शहर है इस्तांबुल, इस्तांबुल उसकी होगी भाई। अब दो राजधानियां थी, एक थी कुस्तुनतुनिया, एक कौन सी थी? रोम। जब साम्राज्य बड़ा होता है तो पैसे ज्यादा होते हैं कम होते हैं? ज्यादा। बड़ा साम्राज्य होगा तो पैसे भी क्या होंगे? ज्यादा, रिसोर्सेज भी क्या होंगे? ज्यादा। तो साम्राज्य बड़ा था ना, तब ये लोग सीधे अपने यहां से बिजनेस करने आते हैं। लेकिन जब साम्राज्य छोटा हुआ तो ये लोग धीरे धीरे कमजोर हुआ, और कमजोर हुआ तो बाद में इनका ये रूट बंद हो गया। पहले लैंड रूट, सॉरी सी रूट से, समुद्र के मार्ग से, जहाजों से यहां से सीधे यहां जाया करते थे। लेकिन अब इनके पास इतने बड़े जहाज ही नहीं थे, इनके पास इतने रुपए नहीं थे कि इतनी लंबी यात्रा की जा सके। इन लोग यार मसाले कैसे मंगाए? तो फिर एक तरीका निकाला, अपने यहां से मसाले लेके लोग रवाना होते स्थल मार्ग से, है ना, थल मार्ग से रवाना होते, और अपने मसाले अपने देते मध्य एशिया वालों को, मध्य एशिया वाले आगे पहुंचा देते टर्की वालों को, और टर्की वाले आगे कहां पहुंचा देते? रोम। तो अपने पहले मसाले अपने जा रहे थे जलमार्ग से, अब मसाले कैसे जाने लगे? अपने स्थल में। जब साम्राज्य बड़ा था तो बड़े बड़े जहाज थे, बड़े बड़े जहाज सीधे आके लेके जा रहे थे। अब साम्राज्य बड़ा नहीं था तो उनका काम खत्म हो गया। 1453 के आसपास, कब की बात है, इस कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया तुर्कों ने। किसने कब्जा कर लिया? पहले ईसाई थे, इधर भी ईसाई इधर भी ईसाई, अब यहां पे कौन चले गए? तुर्क।
और जब तुर्क यहां पे गए तो तुर्कों ने कहा यदि इधर से कोई इधर या इधर से इधर सामान बेचने आ गया टांगे तोड़ेंगे। इसलिए तुर्कों ने ये जो स्थल मार्ग था इसको ब्लॉक कर दिया, ये जो लैंड रूट था इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, बंद। अब जब लैंड रूट बंद हुआ तो इंडिया से मसाले उनके जाने हो गए बंद, इसलिए यूरोप में मसालों की सप्लाई बैन। अब मसाले उनके थे ही नहीं बेचारों के एकदम। अब वो क्या करे, एक दिन एक लड़का आमलेट खाने के लिए बैठा, और जब वो आमलेट खा रहा था तो उसने मम्मी को कहा क्या फर्जी आमलेट बना के लाई, कितना फीका फीका पड़ा है, क्या खाऊं इसका। और उसकी माँ ने कहा कि इतने यदि मसाले वाला आमलेट चाहिए ना तो इंडिया जा। कहां जा, इंडिया से मसाले आ ही नहीं रहे तो मैं तेरे को कहां से आमलेट में मसाले डाल के ला के दे दूं, इसके अंदर आमलेट फीका ही मिलेगा। इतना यदि मसालों वाला आमलेट चाहिए तो कहां पे चला जा। वो बंदा गस खा गया इस बात की, वो बंदा स्पेन की रानी के पास जाता है। स्पेन की रानी का नाम था इसाबेला, क्या नाम था, और उसने स्पेन की रानी इसाबेला को जाकर कहा कि हे क्वीन इसाबेला, यदि तुम मुझे एक बड़ा सा जहाज दे दो तो मैं इंडिया चला जाऊं और इंडिया से मसाले लेके आ जाऊं। रानी को भी मसाले चाहिए, तो रानी ने कहा ये पकड़ जहाज और इंडिया जा तू तो अपने। अब उनको इंडिया का रूट नहीं पता, किसी टाइम में वो आते थे इंडिया, लेकिन वो कई साल पहले की बात होगी, अब उनको इंडिया का रूट मालूम नहीं था। वो केवल इतना जानते थे कि अपने तो है ईस्ट में और इंडिया अपने है वेस्ट में। इंडिया अपने किधर पड़ा है, वेस्ट के अंदर पड़ा। उनको इतनी सी बात पता थी कि इंडिया अपने से वेस्ट में, पश्चिम भाग के अंदर, इंडिया अपने उनके क्या है, पूर्व के अंदर है। अब वो बेचारा वहां से जहाज लेकर रवाना हुआ, वो गलती से इंडिया की तरफ तो आया नहीं, अमेरिका की तरफ निकल गया। तब तो अमेरिका के बारे में जानते ही नहीं थे, उनको इंडिया के बारे में केवल इतनी जानकारी थी कि जो इंडिया है ना वहां पे लोग काले हैं, वो इतना जानता था काले लोग रहते हैं इंडिया के अंदर। अब वो चलता गया, जहाज चलता गया चलता गया, एक बंदरगाह पे उतरा और बंदरगाह पे काले काले खड़े सारे के सारे, और उसने कहा इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। उतरा तो उन कालों ने कहा अरे इंडिया नहीं है, इंडिया तो रह गया ईस्ट में, तुम आगे वेस्ट में। उसने कहा आगे वहां ठीक है, उसने उसका नाम दिया वेस्ट इंडीज। क्या नाम दिया, उस लड़के का नाम था कोलंबस। क्या नाम था, कोलंबस। अमेरिका की खोज कर गया, किसकी खोज कर गया, तब तक जानते ही नहीं थे अमेरिका नाम की कोई जगह है, तो मसालों के चक्कर में अमेरिका की खोज हुई। उसको यदि आमलेट में थोड़ी काली मिर्च मिल जाती तो वो इंडिया खोजने, तो उसने कहा आप जहां आगे वहां आगे। मेरा कई बार जीव करता कि यदि मैं उस टाइम होता मेरे से को कोलंबस मिलता तो मैं कोलंबस से पूछता कि कोलंबस यार तूने उनको इंडिया वाला कैसे समझ लिया, इतने काले भी नहीं है हम, थोड़ा तो कंपनी कलर अलग है। फिर मान ले रंग क्या पता थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, हमारा होठ तो देखता, उनकी बनावट तो अलग प्रकार के। यार वेस्ट इंडीज वाले क्रिस गेल और हमारे तीन तीन होठ मिला के उनके एक एक हो रहे हैं यार। तो, थोड़ा बहुत तो यार तेरे को अंदाजा लगाना था। तो कोलंबस इंडिया खोजने निकला था, क्या खोज गया, वेस्ट इंडीज, अमेरिका की खोज करके चला गया। इधर एक राज्य और था पुर्तगाल, एक स्पेन, एक ये दो शक्तिशाली थे, यूरोप के दादा दो ही थे, स्पेन और पुर्तगाल। पुर्तगाल के अंदर एक कोई यात्री हुआ, उस पुर्तगाल के यात्री का नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था, बार्थोलोम्यू डियाज नाम करके एक यात्री हुआ, कहां पे, पुर्तगाल। यहां पर एक महाद्वीप और पड़े आपका, अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका। अफ्रीका में ऊपर ऊपर तक तो ये आते, इधर यूरोप वाले इधर तक तो आया करते, लेकिन नीचे नहीं जाते, क्योंकि नीचे इनके जो समुद्र पड़ता है ना दोनों साइड के अंदर, इस समुद्र में तूफान आते, बहुत ज्यादा तूफान आते, इसलिए ऊपर ऊपर आगे चले जाते, नीचे वाले समुद्र में कभी जाते नहीं। एक बार ये बार्थोलोम्यू डियाज चलता चलता इस नीचे वाले समुद्र की तरफ चला गया और तूफान आए भयंकर, उसने कहा कोई नहीं अब आगे तो आगे। अब वो जैसे एकदम नीचे पहुंचा ना यहाँ पे, तो उसको कुछ इंडियन मिले। कौन मिले, और वो अपने वाला कोई एक बंदा जहाज लगा के खड़ा था उधर के, 5 रुपए इंडिया 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 5 रुपए। उसने कहा यार तुम कौन हो रहे, उन्हें हम इंडियन है। तुम इंडिया से आते हो, हाँ वो इंडिया मसालों वाला इंडिया। उसने कहा तो मुझे लेके चल सकते हो, ले बैठ 5 रुपए ला। उसने कहा मैं नहीं, मैं मेरे दोस्त को भेजूंगा। और क्या तुम उसको ले जाओगे, अरे क्या किसी को ले जाएंगे, चिंता मत कर। नीचे इतने तूफान आया करते, इसलिए इस जगह का उसने नाम रखा कैप ऑफ स्ट्रॉम। क्या नाम रखा, स्ट्रॉम। स्ट्रॉम मतलब तूफान। वो किसी भी महाद्वीप में सबसे नीचे वाली जो टिप होती है इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं, उसने कहा वो कैप जहां पे क्या आते हैं, तूफान, इसलिए कैप ऑफ स्ट्रॉम है। वापस गया, वापस जाके उसने पुर्तगाल के राजा को कहा कि राजा मैं अफ्रीका में कैप ऑफ स्ट्रॉम गया और कैप ऑफ स्ट्रॉम के अंदर मुझे इंडिया के कुछ लोग मिले हैं और वो कहते हैं हम रेगुलर इंडिया से यहां पर आते हैं, तो वो अपने को इंडिया लेके जा सकते हैं। तो राजा ने कहा कि फिर उसका नाम कैप ऑफ स्ट्रॉम नहीं है, उसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम है, जहां से गुड होप, आशाएं नजर आई है, भारत जाने के रास्ते निकले हैं। कालांतर में वहां पे टाउन बसाया गया, इसलिए नाम रखा कैप टाउन। क्या नाम रखा गया, और उसने राजा को बताया, राजा ने अपना एक बंदा 4 जहाज दे के भेजा कि जा किसी भी कीमत पर इंडिया जाना है
लड़ाइयां करनी पड़े, लड़ाइयां करना, 2 तोपे ले जा साथ में, 2 तोपे ले, आदमी ले, 4 जहाज ले, इंडिया जाके मसाले लेके आ। उस बंदे का नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा उधर से रवाना हुआ, कैप ऑफ स्ट्रॉम मतलब कैप ऑफ गुड होप पहुंचा। कैप ऑफ गुड होप में अपने गुजराती भैया तैयार खड़े थे, गुजराती भैया उनको लेके इंडिया। तो हम कहते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। उसने भारत की खोज नहीं की, भारत आने वाले रास्ते की खोज की। भारत तो खोजा हुआ था, भारत को खोया हुआ थोड़ी था। ये थोड़ी था गुमशुदा की तलाश भारत का है, ढूंढो। भारत तो पड़ा था यार, भारत आने वाला रास्ता भूल गए थे वो लोग, इसलिए रास्ते की खोज दोबारा यदि कोई करता तो वो कौन था? और वास्को डी गामा अपने साउथ इंडिया से जब वहां मसाले लेके गया, वहां मसालों की कितनी डिमांड होगी कि उसको 60 गुना फायदा हुआ था। कितना फायदा हुआ था? मतलब 1 रुपए किलो यहां से मसाले खरीदे होंगे तो वहां पे कितने बेचे? वास्को डी गामा जब यहाँ आया था ना, तब वास्को डी गामा इतना ही जानता था कि दुनिया में 2 धर्म होते हैं, ईसाई और इस्लाम। कौन कौन से धर्म होते हैं? वो खुद ईसाई थे तो उन्होंने कहा हम तो ईसाई हैं, अपने अलावा दूसरा कोई धर्म होता है दुनिया में तो कौन सा होता है? इस्लाम। और वो इस्लाम के बारे में ये जानता था कि इस्लाम के लोग टोपी रखते हैं, क्योंकि उनके अरब देश के लोग देखे होते, अरब सारे सिर पे क्या रखते हैं? टोपी। इसलिए जब वो इंडिया में आया तो अपने उसको साउथ में कोई टोपी वाला मिला ही नहीं। टोपी वाला नहीं मिला तो उसने लिख के भेजा उधर, उसने कहा भाई टोपी वाले नहीं, इसका मतलब मुसलमान तो नहीं है, फिर कौन है? ईसाई। तो वास्को डी गामा ने अपने देश में लिख के भेजा कि भारत में ईसाई रहते हैं। कौन रहते हैं? और उसने बेचारे ने और लिखा, उसने कहा अरे ये तो मदर मेरी की पूजा और करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? ईसा मसीह की जो मम्मी है उनका नाम क्या है? मदर मेरी। अपने यहाँ उसने केरला साइड में माता जी के मंदिर देखे, माता जी, और अपने वाला कहाँ जा रहे हो? माता जी की जा रहे हैं, माता जी की जा रहे हैं, देवी की जा रहे हैं, देवी की जा रहे हैं। तो उसने कहा ये लोग तो मदर मेरी की पूजा और करते हैं। पर ईसाइयों में मूर्ति पूजा नहीं होती, अपने यहाँ मूर्ति पूजा होती। तो उसने लिख के भेजा कि यहाँ के लोग भटक गए, ये भटके हुए ईसाई है, इसलिए मदर मेरी की मूर्ति बना बना के पूजा करने लगे। वो तो थोड़े दिन बाद अपने वालों को पता चला था, अपने वालों ने बुलाया, वास्को डी गामा इधर आ रहा है, ये मदर हमारी है तेरी नहीं है। कब से कर रहा है मदर मेरी है, मदर मेरी है, ये हमारी है मदर। और इसका हमारी वाली मदर का तुम्हारी वाली मदर से कोई भी लेना देना, क्योंकि तुम्हारी वाली जो मदर मेरी है, जो ईसा मसीह की माता है, वो दया, करुणा, सहानुभूति की प्रतीक है। हमारे वाली माता जी झटके करवाती है, झटके, खप्पर भरती है, खून पीती है, राक्षसों का खून। तो ये तू चक्कर में मत रहना, बकरे पाटे खा लेगी इधर हमारी वाली माता जी। तुम्हारी वाली मदर मेरी ऐसा बेचारी कुछ सोचती ही नहीं है। तो वास्को डी गामा को पता चला कि भारत में हिंदू भी रहते हैं। उनको एक नए धर्म के बारे में पता चला। कौन से के बारे में? तो धीरे धीरे यहाँ पे अंग्रेज आ गए। फिर अंग्रेज जब यहाँ रहने लगे तो उनको पता चला यहाँ एक धर्म और है, बौद्ध। कौन सा है? अच्छा, फिर भी उनका एक कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं था। उनका एक कंसेप्ट ये था कि भले ही यहाँ पे हिंदू रहते होंगे, बौद्ध रहते होंगे, पर दुनिया में जिन धर्मों का विस्तार हुआ, जिन धर्मों का फैलाव हुआ, वो 2 धर्म है, ईसाई और इस्लाम। दुनिया में सबसे अधिक देश किसके हैं? या तो ईसाइयों के या किसके हैं? इस्लाम। अच्छा, ईसाइयों के और इस्लाम के ज्यादा देश क्यों है? इसका कारण यह था कि मान लो मैं एक राजा हूं और मैं ईसाई हूं, मैं ईसाई बना, मैं ईसाई बनते दूसरे दिन मेरी जितनी पब्लिक थी, मैंने कहा सिलेबस चेंजर है, बाइबल पढ़ेंगे, तो सारे के सारे क्या बन गए? ईसाई। तो जो बाइबल पढ़ रहे हैं सारे के सारे क्या हो आप? ईसाई। मैंने एक पास वाले राज्य पे हमला किया, मैंने उनको भी कहा तुम भी बाइबल पढ़ोगे, तो वो भी सारे क्या बन गए? ईसाई। सेम मुसलमानों में रहा, कोई एक राजा मुसलमान बना, उसने सबका कुरान पढ़ो, तो सारे के सारे मुसलमान। पड़ोसियों पे कब्जा किया तो वो भी सारे के सारे क्या हो गए? मुसलमान। इसका मतलब ईसाई और इस्लाम के विस्तार में सबसे बड़ा कारण राजा है। सबसे बड़ा कारण क्या है? पर जब वो इंडिया है तो उनको पता चला कि एक धर्म और है जिसका विस्तार हो रखा है, बौद्ध। चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, सारे बौद्ध है। तो अंग्रेजों ने कहा ये बौद्ध कैसे बने? क्या तुम्हारा कोई राजा तलवार लेके निकला और उसने इन सबको जाकर बौद्ध बनो रहे, वरना मार दूं? आपने कहा अरे क्या बात करते हो भाई साहब, बुद्ध ने कहा था युद्ध नहीं करने, बुद्ध ने कहा था शांति अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला कोई आदमी हुआ था तो हमारे कौन हुआ था? तो उसने कहा फिर ये कैसे बने? तो यार कोई एक बंदा गया, किताब लेके गया, इसने जाके समझाया जापान वालों को कि ये बुक पढ़ो भाई, बहुत बुद्ध भगवान की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जिन लोगों ने बुक पढ़ी उनको अच्छी लगी, वो बौद्ध बन गए। अंग्रेजों को ये चीज बड़ी जोरदार लगी कि यार इसका मतलब है कोई विचारों को पढ़ के भी धर्म चेंज कर सकता है। अंग्रेजों ने कहा इस बौद्ध के बारे में पता लगाया जाए। तो उन्होंने जगह खुदवानी शुरू की जहां जहां पे भगवान बुद्ध का कुछ ना कुछ रहा। कहा भगवान बुद्ध पैदा कहां हुए? कि लुम्बिनी। कहां पैदा हुए थे? उनका लुम्बिनी की खुदाई करो। एक बंदा जो इसमें खूब रुचि ले रहा है ये खुदाई करवाना। कहा भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर। उसने कहा कुशीनगर की खुदाई करो। भगवान बुद्ध ने ज्यादा उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती। श्रावस्ती की खुदाई करो। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? कि सारनाथ। उसने कहा सारनाथ की खुदाई करो। पर उस बंदे के साथ में लोचा दूसरा था। अब वो बंदा बौद्ध भगवान का इतना दीवाना था कि उसको कुछ भी मिलता, जैसे मान लो उसको लाल कोई धागा मिल गया, तो लाल धागा मिला, कुछ खुदाई में उसने लिखा बौद्ध धर्म के लोग लाल रंग के धागे बांधते थे।
है ना, उसको कोई ऐसे काले धागे मिल गए, उसने लिखा बौद्ध धर्म के लोग गले में काली ऊन का धागा पहनते थे। उसको पेन मिल गया, उसने लिखा बौद्ध धर्म के लोग पेन का प्रयोग भी करते थे। वो मतलब इतना दीवाना हो गया था बंदा कि वो अपने भोपाल में एक बेगम हुआ करती, उसका नाम था शाहजहां बेगम। क्या नाम था? वो शाहजहां बेगम के पास गया। कहां की बेगम है? भोपाल। कहां की बेगम है? इस भोपाल की शाहजहां बेगम के पास गया। इसको जाके उसने कहा कि शाहजहां बेगम, तुम्हारी राजधानी भोपाल से थोड़ा सा बाहर एक ऊंचे से टीले पर 3 मंदिर है। ऊंचे टीले पर क्या है? यदि तुम मुझे परमिशन दो तो मैं उन 3 मंदिरों को नीचे से उखाड़ के पूरा पहाड़ ले जाना चाहता हूं। पूरा पूरा पहाड़ उखाड़ के ले जाएंगे हम, तो मुझे परमिशन दे दो। बेगम ने कहा मैंने तो नहीं देखा ऐसा कौन सा मंदिर है, चलो मैं दिखा देता हूँ। वो टीले पे लेके गया, बेगम का ये मंदिर है मैम, और उसमें भी आप तीनों नहीं उखाड़ने दो, बीच वाला एक उखाड़ने दो, ये मैं लंदन ले जाना चाहता हूँ। मैडम ने कहा कि नहीं। बेगम ने कहा ले जाने तो नहीं देंगे, तेरे को यहाँ बैठ के कोई डेंटिंग पेंटिंग तेरी जो करनी है कर कुरा ले, यहाँ से ले जाने तो मैं नहीं दूंगी। वो जिस मंदिर को उखाड़ने की बात कर रहा था वो सांची का महान स्तूप है। क्या है वो? सांची का नाम सुना था? सांची का स्तूप। तो अंग्रेज तो सांची की स्तूप को उखाड़ के ले जाना चाहते थे, भला हो भोपाल की बेगम का, उसने मना कर दिया। यदि वो हाँ भर लेती तो उखाड़ के ले जाते। वो अंग्रेज जो ये सब कर रहा है उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया। भारत में पुरातत्व का कोई जनक था तो वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? इस अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारत में पुरातत्व का जनक है, इसने राजस्थान में पुरातत्व के लिए जो बंदा भेजा उसका नाम है कार्लाइल। क्या नाम है? इसलिए कार्लाइल को हम क्या कहते हैं? तो भारत में पुरातत्व का जनक कौन? राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन? याद रहेगी बात। ये कनिंघम इतना दीवाना हो गया था, खुद के पैसे लगा लगा खुदाई करवाई बेचारे, कि खुदाई करो यार, यहाँ पे खुदाई करो, यहाँ पे खुदाई करो। सरकार को कहा कि मुझे रुपए दो, पर अंग्रेज व्यापार करने आए थे, बिजनेसमैन थे। अंग्रेजों ने कहा खुदाई करवाने से नीचे कुछ मिले सोना चांदी तो रुपए दे। उसने कहा मिले तो कुछ ही नहीं हो सकता, कुछ भी ना मिले। तो उसने कहा रुपए नहीं मिले, तो उसने दोस्तों से पैसे मंगा लिए। दोस्तों का पैसे भेजो, पर दोस्त कब तक रुपए देंगे? खुद के रुपए लगा कब तक खुदाई करवाओगे? ये बेचारा चला गया। भारत में एक बहुत अच्छा गवर्नर जनरल आया, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन था? और लॉर्ड कर्जन ने 1904 के आसपास में एक डिपार्टमेंट बना दिया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? अब डिपार्टमेंट का तो काम ही खुदाई करना है। अब डिपार्टमेंट को हर साल पैसे मिलने लग गए। डिपार्टमेंट की हालत तब सुधरी जब डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छे डीजी आए, जॉन मार्शल। क्या नाम था डीजी का? एक डायरेक्टर जनरल बन के आए जॉन मार्शल नाम के। जॉन मार्शल बड़े मस्त आदमी थे, और जॉन मार्शल ने डिपार्टमेंट को थोड़ा ढंग से किया, खुदाइयां वुदाइयां थोड़ा ढंग से करवाई। और जॉन मार्शल एक दिन बैठे बैठे एक पुरानी फाइल देख रहे थे, पुरानी फाइलों को संभाल रहे थे। उनको एक पुरानी फाइल मिलती है 1856 की। कब की फाइल मिलती है? 1856 की एक फाइल मिलती है। ये सब बातें 1920 के बाद की है, जब जॉन मार्शल वो फाइल देख रहे हैं। 1856 की एक फाइल है। फाइल 2 इंजीनियर बंधुओं द्वारा भेजी गई है। 2 इंजीनियर भाई है जिनके नाम है जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन। क्या क्या नाम बताओ देखे? जॉन ब्रेंटन और 2 इंजीनियर भाई है, वो 2 एक फाइल बना के भेज रहे हैं। उस फाइल में उन्होंने लिखा, हम दोनों भाई जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। कहां से कहां के बीच? लाहौर से कराची के बीच में क्या बिछा रहे हैं? भारत में पहली रेल चली थी बॉम्बे से थाने। पहली रेल कहां चली थी? 1853। कब चली? उसके बाद पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछ रही है, तो 1856 में रेलवे लाइन बिछ रही है लाहौर से कराची। बिछाने वाले भाई कौन है? जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब इन्होंने वहां जो लोकल मजदूर थे उनको कहा कि यार ईंटें चाहिए, पक्की ईंटें। पक्की ईंटें बताओ कहां मिल सकती है? अपने को ये रेलवे लाइन के नीचे बिछाने के लिए चाहिए। और मजदूरों ने कहा कि साहब अपने जहां रेलवे लाइन बिछा रहे इससे थोड़ा सा आगे एक गांव है, उस गांव में एक मिट्टी का टीला है, उस मिट्टी के टीले को आप हटाओगे तो वहां पे ईंटें ईंटें पड़ी है। इन इंजीनियर भाई जॉन ब्रेंटन विलियम ब्रेंटन ने कहा मूर्खों, ईंटें खूब सारी चाहिए और पक्की चाहिए, टीले से उठा लो। वैसे कहां से उठा के लाए? गांव वालों ने कहा साहब जहां तक ये बात है कि खूब सारी चाहिए तो हम 3 पीढ़ी से मकान बना रहे हैं, वो ईंटें उठा 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 के अभी तक तो खत्म हुई। जहां तक बात है पक्की की, तो सर मम्मी की सौगन एक बार सिर भिड़ा के देख लो। यदि सिर फूट जाए और ईंट बच जाए तो आप मान लेना पक्की है, और यदि सिर ना फूटे ईंट फूट जाए तो क्या है? कच्ची। जॉन ब्रेंटन विलियम ब्रेंटन ने ईंटें देखी, ईंटें बहुत पसंद आई, वो सारी ईंटें उखाड़ लाए। और ईंटें उखाड़ के उन्होंने वहां पर क्या बिछा दी? रेलवे लाइन पर। बेचारे भले आदमी थे, रिपोर्ट तैयार करके ऊपर भेजी। जब जॉन मार्शल इस रिपोर्ट को देख रहा था तो जॉन मार्शल का ध्यान गया, इतनी ईंटें आई कहां से? एक साथ इतनी ईंटें कैसे मिल सकती है? और जॉन मार्शल ने अपना एक बंदा भेजा कि जाओ उस मिट्टी के टीले को हटाओ। उस बंदे का नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था?
और दयाराम साहनी ने जाके जब लेयर उठानी शुरू की, एक लेयर हटाई, दो लेयर हटाई, तीन लेयर हटाई, चार लेयर हटाई, पांचवी लेयर हटाते हटाते नीचे एक पूरा गांव, 5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ एक नगर, जिसके सारे मकान पक्की ईंटों के बने हुए, जिसके मकान डबल मंजिल और ट्रिपल मंजिल के बने हुए, जिसके मकानों के प्रत्येक घर के अंदर एक रसोई बनी हुई है, एक कुआं बना हुआ है, एक बाथरूम बना हुआ है, जिसमें सारे में नालियां बनी हुई है, नालियां सारी की सारी पत्थर की बनी हुई है, नालियां सारी की सारी ऊपर से ढकी हुई है, बीच बीच में नालियों को कचरा साफ करने के लिए मोखे रखे गए, जगह रखी गई है। नालियां गांव के बाहर एक बड़े नाले में मिल रही है, बड़ा नाला गांव के बाहर जा रहा है ताकि गांव में सफाई रहे, गांव में किसी भी नाली का पानी फैले। सारे के सारे जो मकान बने थे एक सीध के अंदर बने हुए, एक भी मकान का दरवाजा रोड की तरफ नहीं खुल रहा है, रोड के दूसरी साइड में खुल रहा है, एक भी मकान के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर किसी प्रकार की खिड़की नहीं है, उसके सेकंड फ्लोर के ऊपर खिड़कियां मिल जाएगी लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियां नहीं थी। सारी जो रोड थी वो पक्की बनी हुई थी, रोड पूरी नाक की डंडी की सीध में 90 डिग्री के एंगल पे काटती हुई, समकोण पर बनी हुई, सारी रोडें जो थी एक दूसरे को काट रही थी, ग्रिड था, ग्रिड पूरा शतरंज, शतरंज होता है जैसे अपना तो चेस गेम होता है, चेस बोर्ड की तरफ बसा पूरा का पूरा नगर। उसने कहा ये क्या है, पूरा शहर है नीचे, वेल प्लान्ड वेल मैनेज्ड शहर है, जिसमें नालियां है, कुएं हैं, रसोई है, स्नानघर है। गांव वालों से पूछा कब का है, गांव वालों को हमें तो पता ही नहीं, तुमने देखा है। उसने जॉन मार्शल को कहा कि जॉन मार्शल भयंकर चीज है नीचे, ये बना कब, किसने बनाया, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो जॉन मार्शल ने कहा होल्ड, किसी को बताना नहीं, एक बार थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्या करते हैं। और वो कुछ दिमाग लगाते, कुछ बताते, अगले ही साल एक और वैसा वैसा गांव मिलता है रखालदास बनर्जी को। किसको मिलता है? जो पहली साल गांव मिला था वो पंजाब के अंदर गांव था और उस गांव का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? अगले साल जो गांव मिल रहा था वो सिंध में एक गांव मिल रहा था, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? 125 हेक्टेयर में फैली हुई एक बड़ी बस्ती जो डिट्टो हड़प्पा वैसा वैसा मोहनजोदड़ो। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 375 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है? 375, पौने 400 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए दो शहर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या जयपुर और जोधपुर एक जैसे, या जोधपुर उदयपुर एक जैसे, या उदयपुर अजमेर एक जैसे हैं? तो 375 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए दो शहर जिनमें इतना डिस्टेंस है, एक जैसे क्यों है? इसका मतलब है कोई ना कोई राजा है, जिस राजा ने डायरेक्शन दिया होगा कि सारे घर एक जैसे, जिस राजा ने कहा होगा सब में नालियां होनी चाहिए, बिना नालियों का एक भी घर नहीं होना चाहिए, जिस राजा ने कहा होगा ग्राउंड फ्लोर पर एक भी खिड़की नहीं होनी चाहिए और एक भी दरवाजा रोड की तरफ नहीं खुलना चाहिए, ताकि कोई भी आता जाता आदमी अपने घरों के अंदर झांक ना सके, प्राइवेसी मैटर्स। इसका मतलब वो लोग कोई ना कोई एक निर्देश को फॉलो कर रहे हैं और अंग्रेजों को मजा आया। और उस जॉन मार्शल ने 1924 के अंदर घोषणा की कि दुनिया में पहली बार कहीं पर नगर बने थे, वो देश भारत है। दुनिया में पहली बार कहीं पक्की ईंटों के मकान बने थे, वो देश भारत है। दुनिया में पहली बार कहीं पर पक्की ईंटों की नालियां बनी थी, वो देश भारत है। इंडिया इज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता कोई है तो वो कौन सी है? हम बड़े प्राउड के साथ कहते हैं कि जॉन मार्शल जब भारत आए थे और जब वो भारत से गए थे, तब तक उन्होंने भारत को 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया। कितने साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया? कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 साल पीछे ले जाके छोड़। कि जॉन मार्शल जब भारत आए थे तब भारत का इतिहास शुरू हो रहा था 1500 बीसी। कहां से शुरू हो रहा था? और जॉन मार्शल ने जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर दी तो अब हमारा इतिहास जा रहा था 4500 बीसी। कहां जा रहा था? तो 1500 से 4500 बीसी कितने साल पीछे चले गए? 3000। तो जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे कितने हजार साल पीछे ले जाके छोड़ दिया। अब जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो मिल गए तो उन्होंने कहा और खोदो रहे। और अब जब खुदाई शुरू की उस साइड में, पाकिस्तान वाले पंजाब और पाकिस्तान वाले सिंध में, तो हर जगह सेंटर मिले। आज मिल गया चहुंदड़ो, आज मिल गया सोरतुघई, आज मिल गया मुंडिकाक, आज मिला अल्लादिनो, आज मिली कोटदीजी, आज मिला सूत कांगेडोर, आज मिला सुरकोटरा। सेंटर 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 मिले। अब मजा आ गया। पूरे 1947 तक उन्होंने इतने सेंटर खोद दिए, सारे सिंधु नदी के आसपास। कौन सी नदी के? या तो सिंधु या झेलम या चिनाब या व्यास या सतलज, या तो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के आसपास। और हमने कहा कि दुनिया की पहली सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई। किसके आसपास विकसित हुई? इसलिए इस सभ्यता का नाम दिया जाना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता। क्या दिया जाना चाहिए? कि दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु नदी के आसपास है, इसलिए नाम क्या दिया जाए इसका? पर दुर्भाग्य 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के साथ में हुआ पार्टीशन, आजादी के साथ में हुआ विभाजन। और जैसे विभाजन हुआ तो वो सारे सेंटर जो 47 तक हमने प्राप्त किए थे वो सारे पाकिस्तान चले गए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सूत कांगीडोर, ये सारे के सारे कहां चले गए? और अब पाकिस्तान वालों ने अपने को आगे एनसीआरटी चेंज करो रहे।
दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों के मकान पाकिस्तान में बने थे। दुनिया में पहली बार पक्की ईंटों की नालियां पाकिस्तान में बनी थी। दुनिया में पहली बार नगर पाकिस्तान में बने थे। तो दुनिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी है? अपने कहा पहले सेम थे, भाई भाई थे ना, थप्पड़ पड़ेगा, कोई भाई भाई नहीं, हमारा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तलाक 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 है, तुम तुम्हारे राह में हमारे। तो अपने वालों लगाया यार ये तो ठीक किया। तो किसी अपने वाले ने दिमाग लगाया कि जब उधर वाले पाकिस्तान के अंदर सेंटर हो सकते हैं, तो पाकिस्तान को पंजाब मिला, पंजाब में सेंटर मिले, तो अपने पास भी तो पंजाब है, अपने वाले पंजाब में भी तो लोग रहते होंगे। ये तो होता नहीं कि लाइन खींच के लोग रहते हैं कि यार उधर तो रहेंगे, इस साइड के अंदर नहीं रहेंगे। अपने भी तो खुदाई करवाओ। तो आजादी के बाद हमने खुदाई शुरू करवाई, भारत सरकार ने खुदाई शुरू करवाई, और बहुत जल्दी हमको पंजाब में एक सेंटर मिलता है, रोपड़। कौन सा मिलता है? रोपड़ मिला तो मजा आ गया, हमने अरे यार रोपड़ मिल गया, वैसा वैसा मिला है, तो हमने कहा और खोदो। हम थोड़ा और नीचे है तो हमें हरियाणा में एक बहुत बेहतरीन सेंटर मिलता है, बनावली। क्या सेंटर मिलता है? और बनावली मिला तो जीव सोरा हो गया। बनावली में हमें मिला वॉश बेसिन। क्या मिला? और अब हमने पाकिस्तान वालों को कहा कि मंगतों, भूखड़ों, नालियों में हाथ धोते हो तुम, छींटे तुम्हारे ऊपर गिरते होंगे, ये एलिट क्लास के लोग इधर रहते हैं, वॉश बेसिन है भाई साहब, नालियों में नहीं धो रहे हाथ हम। तो हमें बनावली से क्या मिलता है? हम थोड़ा और नीचे आए तो हमें हनुमानगढ़ में मिला कालीबंगा। क्या मिला? डिट्टो हड़प्पा, डिट्टो मोहनजोदड़ो, डिट्टो कालीबंगा। तो हमने कहा यदि ये पूरा साम्राज्य रहा होगा तो इस साम्राज्य की दो राजधानियां थी, एक थी हड़प्पा, दूसरी कौन सी थी? मोहनजोदड़ो। दूसरी कौन सी थी? मोहनजोदड़ो। तो इसकी तीसरी राजधानी कालीबंगा मान ली जाए। तीसरी राजधानी कौन सी है? हम थोड़ा और नीचे उतरे तो हमें गुजरात में एक बहुत बेहतरीन सेंटर मिलता है, लोथल। कौन सा मिलता है? और जब लोथल मिला तो लोथल में मिला बंदरगाह। लोथल में क्या मिला? हमने पाकिस्तान वालों को वापस कहा है, गरीबों पूरी जिंदगी खेती करते रहे, नदियों के किनारे क्या होती है? खेती। ये बंदरगाह भाई साहब, समुद्र से विदेशी व्यापार, हमारे जहाज इधर से जाते होंगे और पैसे व्यापार में आते हैं, खेती में पैसे नहीं है, इसलिए पूरे पैसे वाले लोग इधर गुज्जू भाई थे। तुम्हारे पास में कुछ ही नहीं था, खेती कर करके टाइम पास किया था तुमने। हम जब गुजरात को और खोद रहे थे तो हमें गुजरात में और एक बेहतरीन बेहतरीन सेंटर मिलता, धोलावीरा। क्या मिलता है? धोलावीरा मिला तो अचंभा नई बात का था, अब तक जितने सेंटर मिले थे वो नदियों के किनारे थे, धोलावीरा के पास कोई नदी नहीं। अब तक सारे सेंटर नदियों के किनारे थे तो खेती करते थे वो लोग, तो खेती नदियों से हो जाती होगी। यदि बिना नदी का सेंटर मिला तो खेती कैसे करते हैं? कच्छ के रण में है पूरा का पूरा। तो हमें वहां से मिला तालाब। क्या मिला? तो हमें पता चला कि यार ड्रिप सिंचाई, तालाब से खेती करना सीख ली इन लोगों ने कि बरसात का पानी स्टोर कर लेंगे किसमें? तालाब में। तालाब से पाइप वाइप लगा के बाद में पानी किसके अंदर लेके चले जाएंगे? खेत। हमें और पता चला कि धोलावीरा में मिला स्टेडियम। क्या मिला धोलावीरा में? तब हमने कहा फीफा इधर होता था, और हमें स्टेडियम नहीं मिला, धोलावीरा के उस स्टेडियम के बाहर मिला एक नोटिस बोर्ड। क्या मिला? इसमें हम लिखते होंगे कि मेसी ने कितने गोल मारे, लिखा हुआ है बाकायदा, उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो हमने कहा यदि ये खेल का स्टेडियम है तो स्कोर कार्ड लिखते होंगे। ये भी हो सकता है कि अंदर मूवी दिखाते हो और बाहर लिखते हो कि आज ये मूवी दिखाई जाएगी, उस प्रकार की कोई चीज करते हो। तो हमें धोलावीरा में स्टेडियम मिल रहा था, धोलावीरा में नोटिस बोर्ड मिल रहा था, धोलावीरा में क्या मिल रहा था? तालाब मिल रहा था। 1990 में हरियाणा में और एक बेहतरीन बेहतरीन सेंटर रविंदर सिंह बिष्ट को मिलता है, राखीगढ़ी। क्या मिलता है? राखीगढ़ी मिला तब पता चला कि मोहनजोदड़ो से 3 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? तो अब हमने कहा पाकिस्तान वालों तुम्हारे पास कुछ नहीं, अब जो भी मालमत्ता है हमारे पास है। पर अब ताज्जुब दूसरा था, इस सभ्यता के अब तक 350 सेंटर मिल गए। कितने सेंटर मिल गए? इनमें से 200 गुजरात में है। 200 कहां पे? जब शुरुआत में सेंटर मिले थे सारे सिंधु नदी के आसपास मिले, इसलिए सभ्यता का नाम क्या दिया गया? पर गुजरात में तो सिंधु नहीं आती। तो कहा यदि अब सभ्यता के अंदर गुजरात राजस्थान में मिल रहे हैं, इवन यहां तक महाराष्ट्र में सेंटर मिला हमें, देमाबाद हिंडन नदी के किनारे, हमें उत्तर प्रदेश में सेंटर मिला आलमगीरपुर, तो प्रवरा नदी, ये नीचे वाला प्रवरा और उधर वाला हिंडन के किनारे। तो हमने कहा ये अब इसका नाम क्या दे इस सभ्यता का? तो हमने कहा इस सभ्यता का पहला केंद्र जो हमें मिला था वो कौन सा था? तो इसलिए इसका नाम क्या दे दीजिए, इसको सिंधु घाटी तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसके तो केंद्र है वो सिंधु के अलावा भी मिल रहे हैं, तो पहले केंद्र के नाम पर इस सभ्यता का नाम दिया जाए। तो क्या नाम दे दिया? पर बाद में लोगों ने कहा ये तो फर्जी तरीका है यार, मतलब और कोई नाम तुम्हें नहीं आया तो तुमने क्या कह दिया? हड़प्पा कह दिया। इसका ये नहीं है, आप यूं कहिए कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में जो सेंटर मिले वो तो सिंधु के किनारे है। किसके किनारे? नीचे वाले जो राजस्थान गुजरात के सेंटर है वो भी किसी ना किसी नदी के किनारे तो है। तो कौन सी नदी किनारे की? ये वो नदी है जो धरती पर दिखाई नहीं देती, दिल में है। आज भी हम गंगा जमुना नहीं बोलते, हम गंगा जमुना सरस्वती कहते हैं।
आज भी हम कहते हैं इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, नहीं दिख रही तीसरी, दिखती 2 ही है वहां पे, गंगा और यमुना। पर आज भी नहाते समय हमारे सारे मंत्र सरस्वती के नाम पर है। हमारे ऋग्वेद में सबसे अच्छी नदी, नदी तमा किसी को बताया गया तो वो नदी कौन सी है? सरस्वती। इसलिए हमने कहा कि गुजरात राजस्थान वाले सेंटर वाली नदी कौन सी है? सरस्वती, जो विलुप्त हो गई। ये क्या हो गई? उस टाइम ये रही होगी तो गुजरात राजस्थान वाले सेंटर तो कौन सी के पास में? पंजाब सिंध वाले किसके पास में? आई बात समझ में? तो इस सभ्यता के प्रारंभिक केंद्र किसके पास मिले? इसलिए नाम क्या था? इसका पहला केंद्र कौन सा था? इसलिए नाम क्या था? इसके बाद के केंद्र किसके पास मिले? इसलिए नाम क्या था? पहले पढ़ेगी बात, लिखवा दूं? लिखो।